आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक संचयन का पहला पाठ हरिहर काका का भाग 2 अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। भाग 1 आपने पढ़ा है तो यह जानते हैं कि हरिहर काका निसंतान हैं। उनके 3 भाई हैं। अब हरिहर काका की वृद्धावस्था आ गई है और उनके तीनों भाई उनकी जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। उधर गांव के देवस्थान का महंत हरिहर काका की जमीन भगवान के नाम करवाना चाहता है। तो चलिए आप देखते हैं हरिहर काका किसके नाम जमीन करते हैं। एक दिन आधी रात के आसपास देवस्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचें और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाकर बुलाएं, तब तक बहुत देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर गायब हो गए थे। वे हरिहर काका को देवस्थान ले गए थे। एक और तो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देवस्थान पहुंच गए थे। पुलिस हरिहर काका को महंत के चंगुल से उद्धार किए और उनके परिवार वालों को सौंप दिए। यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लग गए थे। अब परिवार वाले हरिहर काका को आदर सम्मान के साथ पेश आते थे। घर पर 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। परिवार के आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते रहते। यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ता तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा ही उनके साथ रहने लगे। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे वे एक सीधे साधे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया है, उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा वे प्रदान कर रहे हैं, वह उनका कोई सगे भाइयों का प्यार नहीं है, बल्कि वे सब कुछ उनकी धन दौलत के कारण कर रहे हैं। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा महंत और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि खुशी खुशी कागज पर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो वे उन्हें मार कर वहीं घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गांव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। जब वे अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने उसी पल हरिहर काका को जमीन पर पटका और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। हरिहर काका की आवाजें बाहर गांव में पहुंच गई थी। हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव वालों को समझाए कि यह सब उनके परिवार का आपसी मामला है। उस समय महंत जी बड़े ही दक्षता और तेजी से वहां पुलिस की जीप के साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर से हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत उनकी देवस्थान में भी नहीं हुई थी। हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया है। जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। उन्हें बहुत मारा पीटा भी है। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए
4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे तो देवस्थान के महंत पुजारी फिर से हरिहर काका को बहला फुसला कर ले जाएंगे और जमीन देवस्थान के नाम करवा देंगे। यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई फिर से उन्हें पकड़कर मारेंगे और जमीन को अपने नाम करवा लेंगे। पुलिस के जवान हरिहर काका के धन पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अर्थात हरिहर काका के पास धन है लेकिन उनके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं है और पुलिस वाले बिना किसी कारण से ही हरिहर काका के धन से मौज कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।